हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबिल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे हिंदी भाषा के विकास क्रम के बारे में कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। जो आज हम हिंदी भाषा प्रयोग करते हैं क्या पहले वैसी थी या फिर उसमें कुछ चेंजिंग होते 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 आज वाली हिंदी भाषा आ चुकी है। ठीक, तो चलिए इसके बारे में हम देखेंगे बहुत अच्छे से। तो पहले हम देखते हैं हिंदी का विकास क्रम। ठीक, हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ, हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो आपको पता होगा सबसे पहले कौन सी भाषा थी, संस्कृत। इसे लगभग लगभग बहुत सी भाषाओं की हम जननी बोलते हैं क्योंकि इसी से ही बहुत सारी भाषाएं निकली हुई हैं। ठीक, अब संस्कृत को हम दो भागों में बांट देते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक, वैदिक संस्कृत क्या होती है, जिस संस्कृत भाषा से आपने देखा होगा वेद, उपवेद, पुराण आदि की रचना की गई थी उसे हम वैदिक संस्कृत कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा है लौकिक संस्कृत, मतलब लोक की भाषा, लोक भाषा। थोड़ा सा इसमें सरलता लाया गया क्योंकि देखिए मनुष्य जो कठिन चीज होते हैं उनको सरल करना चाहता है। ठीक, तो इसी तरह से संस्कृत जो वैदिक संस्कृत थी बहुत ही कठिन थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि उसको हल्का सा सरल किया गया तो लौकिक संस्कृत बन गई। ठीक, और लौकिक संस्कृत में बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं जो कि बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है ना, कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा, भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र, इन्हीं में तो लिखा गया है ना, अष्टाध्यायी। ठीक, तो ये चीज़ें। उसके बाद जब संस्कृत के बाद ये भाषा थोड़ा सरल हुई तो पाली भाषा आ गई। ठीक, पाली भाषा गौतम बुद्ध के समय में शुरुआत हुई इसकी, जब बौद्ध धर्म था। ठीक, गौतम बुद्ध ने लगभग लगभग बहुत सारे उपदेश इसी भाषा में दिए। इसी के द्वारा ही इनके जो त्रिपिटक हैं, ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, वो भी इसी से लिखे गए हैं ना, इसी भाषा में लिखे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे अभी। तो चलिए, ये कब से कब तक चला, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। ठीक, पाली भाषा थी। उसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन आया तो प्राकृत भाषा आ गई। तो प्राकृत भाषा कब से कब तक चली है, 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। इसमें महावीर प्रसाद ने इसमें अपने उपदेश दिए थे जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक, और उसके बाद जब इससे थोड़ा सा सुधार हुआ भाषा में तो अपभ्रंश आ गया। अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश कई तरीके के 7 तरह के प्रचलित थे। ठीक, उसके बारे में हम देखें डिटेल में। ये 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक चला। ठीक, इसी के साथ साथ अवहट्ठ हम कह सकते हैं, इसके साथ ही साथ था कि 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक ये चला। ठीक, जो अवहट्ठ के बाद में एक भाषा आती है जिसे हम हिंदी कहते हैं। ठीक, अवहट्ठ के बाद में कौन सी भाषा बनी, हिंदी, जो कि 1100 ईस्वी से अब तक चल रही है। ठीक, तो इस तरीके से हिंदी का विकास हुआ। जैसे विकास क्रम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, सबसे पहले आपको संस्कृत बताना, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ठ। अगर अवहट्ट नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अवहट्ट अपभ्रंश के अंदर ही मान लिया जाता है, फिर उसके बाद हिंदी। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको सही लगा देंगे। देखिए पहले क्या, संस्कृत। ठीक, अगर संस्कृत में लौकिक और वैदिक है तो पहले वैदिक संस्कृत फिर लौकिक संस्कृत। ठीक, संस्कृत के बाद फिर पाली, पाली के बाद फिर प्राकृत हो जाएगी, प्राकृत के बाद क्या आएगा आपका अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अगर अवहट्ठ है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, उसके बाद आपकी हिंदी हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद पाली भाषा आई, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ठीक, तो देखिए आज की हिंदी मिश्रित हिंदी है। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम हिंदी के विकास में पहली हेडिंग हम संस्कृत के बारे में देखते हैं। ठीक, संस्कृत के बारे में देखते हैं। देखिए संस्कृत को हमने पहले बताया कि इसे 2 भागों में बांटा गया। ठीक, पहला क्या है, वैदिक संस्कृत, फिर दूसरा क्या है, लौकिक संस्कृत। 2 संस्कृत हो गए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक, वैदिक संस्कृत के बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे, इसमें क्या क्या लिखी गए हैं, किस तरीके से। ठीक, तो वैदिक संस्कृत कब से कब तक चला, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक, वैदिक संस्कृत की डेट क्या थी, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत चलता है। ठीक है, देखिए वैदिक संस्कृत वह भाषा थी जिसमें वेद, 4 वेद थे, 4 उपवेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद आदि की रचनाएं की गई। समझ में आई बात कि वैदिक संस्कृत में ही आपके वेद लिखे गए जिनकी संख्या 4 थी, उपवेद लिखे गए जिनकी संख्या 4 थी, वेदांत लिखे गए जिनकी संख्या कितनी थी, 6 थी, पुराण लिखे गए जिनकी संख्या 18 थी, उपनिषद लिखे गए जिनकी संख्या कितनी थी, 108, इनकी रचनाएं की गई। ठीक, अब याद रखेंगे कि वैदिक संस्कृत में कुल कितने 52 ध्वनियाँ थी, 52 ध्वनियाँ। जैसे ध्वनियाँ क्या होती है, यही अल्फाबेट होते हैं, जैसे का खा गा ना, इस तरीके से। ठीक, अब एक क्वेश्चन कभी हमने देखा था कि पूछा गया है कि संस्कृत भाषा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। देखिए सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि वेद लिखेगा। ठीक, वेद में कौन सा वेद, तो ऋग्वेद। सबसे पहले संस्कृत भाषा का उल्लेख कहाँ देखा गया, तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, और हमने पहले बताया कि संस्कृत को आर्य भाषा, क्योंकि ये आर्य की भाषा थी, और देव भाषा क्योंकि ये देवताओं की भाषा थी, तो इस नाम से जानता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आप याद रखेंगे, वेरी IMP क्वेश्चन है। ठीक, अगला हिंदी की आदि जननी भी वैदिक संस्कृत को मानते हैं। ठीक, हिंदी की जननी किसको मानते हैं? आदि मतलब क्या होता है? पुरानी, है ना। तो आदि जननी किसको मानते हैं? वैदिक संस्कृत को। ठीक ठीक, अगर वैदिक नहीं होगा तो संस्कृत होगा, केवल हम संस्कृत को लगा देंगे। अगर संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है तो हम वैदिक संस्कृत को मान्यता देंगे, क्योंकि वैदिक संस्कृत ही क्या है? सबसे पुरानी भाषा है। ठीक, तो याद रखेंगे कि अगर पूछता है कि देव भाषा कौन सी है तो संस्कृत को हम देव भाषा बोलते हैं। ठीक, देखिए हिंदी संस्कृत भाषा की ही उत्तराधिकारी है ना। उत्तराधिकारी कौन है? हिंदी का संस्कृत भाषा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। देखिए क्वेश्चन UPSI का पूछा गया क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत। ठीक, अगर वैदिक संस्कृत नहीं होगा, अगर संस्कृत है तो संस्कृत भी सही होगा, अगर दोनों है तो आपको वैदिक संस्कृत ही टिक करना होगा। ठीक, तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपके UPSI 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया। चलिए हम देख लेते हैं जो वेद हैं, पुराण है, कितने कितने हैं और इनके क्या क्या नाम है उनके बारे में देखते हैं। देखिए वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक, क्योंकि वैदिक संस्कृत में ही वेद की रचना की गई थी, तो इनके बारे में हम देखेंगे। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? 4 थी। देखिए ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं, हिंदी में पूछे जा सकते हैं, किसी भी उसमें पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको याद रखेंगे। ठीक, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, देखिए ऋग्वेद में किसने देवी देवताओं का वर्णन किया गया था? ठीक, पूछ लेते कई बार कि देवी देवताओं का वर्णन किसमें किया गया? तो ऋग्वेद में। यजुर्वेद में आपको पद्य और गद्य दोनों शैलियों में मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे कि दोनों शैलियों में लिखा जाने वाली लिखा कौन सी वेद को लिखा गया, और गद्य और पद्य दोनों में, तो यजुर्वेद। सामवेद क्या होता है? इसमें संगीत का वर्णन किया गया है। ठीक, और अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए जब वेद हैं उसी तरह उपवेद होते हैं। उपवेद क्या होते हैं कि देखिए चारों वेदों के एक एक उपवेद भी थे। ठीक, इनकी भी संख्या 4 हो जाएगी। जब भाई चारों वेद के एक एक उपवेद होगा तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कौन कौन से उपवेद, इनकी संख्या हम देखते हैं। देखिए आयुर्वेद, ये आयुर्वेद किससे निकला है? ऋग्वेद से। ठीक, आयुर्वेद क्या होता है? जो कि आप जानते होंगे कि ये एक चिकित्सा शैली है। धनुर्वेद, धनुर्वेद किससे निकला? यजुर्वेद से। ठीक, गंधर्ववेद, गंधर्ववेद किससे निकला? सामवेद से। और शिल्पवेद किससे निकला है? अथर्ववेद से। तो ये आपके 4 उपवेद हो गए, और किस किस वेद से निकले हैं इनके बारे में ये हमने बता दिया। तो याद रखेंगे 4 उपवेद हैं। उसके बाद हम वेदांत देखते हैं। वेदांत कितने हैं? देखिए वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेदों का अंत। जहाँ पे वेदों का अंत होता है उनको हम वेदांत कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? 6। पहला है शिक्षा, कल्प। शिक्षा के बारे में आप जानते हो, शिक्षा क्या होता है? ज्ञान। ठीक, कल्प क्या होता है? इसमें कर्मकांडों, मतलब कितने कर्मकांड हैं, लोगों के नियम के उल्लेख किए गए, क्या क्या करना चाहिए, है ना, जीवन में। ठीक, उनके बारे में बताया गया है। व्याकरण आप जानते होंगे कि व्याकरण क्या है? पहाड़ी द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी। ठीक, निरुक्त क्या होता है? शब्दों की उत्पत्ति बताने वाला, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। चौथा क्या है? निरुक्ति, है ना। वेदांत कौन कौन से हो गए? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति। और 5वां क्या है? छंद। छंद जानते हो आप? जो पद होता है उसकी नियमबद्धता, है ना, उसके जो कानून होते हैं उसे हम छंद बोलते हैं। इसकी रचना पिंगल मुनि द्वारा की गई है, जिसे हम छंद शास्त्र कहते हैं। अगला है ज्योतिष। तो ये हमारे 6 क्या हो गए? वेदांत। ठीक, तो इनके बारे में याद रखेंगे। वेदांत की संख्या कितनी है? 6। ठीक, उसके बाद पुराण हम देख लेते हैं। पुराण के बारे में इनकी संख्या भी कितनी है? 18 है। पुराण मतलब क्या होता है? पुराना। देखिए इनकी संख्या 18 है, आप लोग याद कर सकते हैं। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, ठीक, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, 11वां है वराह पुराण, और स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण और मत्स्य पुराण। उसके बाद देखते हैं गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण और भविष्य पुराण। ये आपके टोटल 18 पुराण हैं। ठीक, इनके बारे में अगर आपको देखना तो वीडियो आप रिवाइज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अगला है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि उपनिषद का मतलब क्या होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो समीप बैठना, किसी चीज़ के समीप बैठना, वही क्या होता है? उपनिषद। देखिए इनकी संख्या लगभग 108 बताई जाती है। ठीक, आपने देखा होगा सबसे छोटा उपनिषद अगर पूछते हैं तो कौन सा हो जाएगा? मांडुक्योपनिषद है ना, ये सबसे छोटा उपनिषद, इसमें 12 श्लोक हैं। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन हो जाएगा? बृहदारण्यक, है ना, उपनिषद जो है सबसे बड़ा है। ठीक, आपने देखा होगा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये भी इसे ही जो ये उपनिषद है यही उपनिषद है। ठीक है, इससे क्या लिया गया? सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं लौकिक संस्कृत की।
देखिए हमने वैदिक संस्कृत देख ली, अब लौकिक संस्कृत के बारे में बात करते हैं। लौकिक संस्कृत कब तक चली? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक ना। अभी हमने वैदिक संस्कृत देखी जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चलती है, ठीक। और वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत जो है वो आपकी 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक चलती है, ठीक। देखिए लोक में प्रचलित संस्कृत को लौकिक संस्कृत कहा जाता है। जो लोक में, संसार में प्रचलित थी ना, लोगों में प्रचलित थी। लौकिक संस्कृत में कुल 48 ध्वनियाँ बची, ठीक। पहले देखिए हमने क्या देखा था, वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ थी, ठीक, जिनको कम कर दिया क्योंकि क्या होता कि जो कठिन शब्द होते हैं उनको हम सरल करना चाहते हैं क्योंकि बोलने में सरल हो जाए, ठीक, इस तरीके से। तो लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नियमबद्ध किया है। क्वेश्चन बन सकता है कि लौकिक संस्कृत को किसने नियमबद्ध किया? तो पाणिनि ने। किस ग्रंथ में? तो अष्टाध्यायी में, ठीक। अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण है, ठीक है। ये संस्कृत का बहुत ही बड़ा व्याकरण है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए कुछ लौकिक संस्कृत के ग्रंथ देख सकते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे भी जाते हैं, ठीक। खास करके यूपी टेट, सी टेट वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक। चलिए एक तरफ रचनाकार हैं और एक तरफ ग्रंथ। देखिए ये लौकिक संस्कृत के में लिखे गए ग्रंथ हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। जैसे वाल्मीकि द्वारा क्या लिखा गया? रामायण। वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना की गई। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी, जिसको हम व्याकरण बोलते हैं ना, व्याकरण। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र। वात्स्यायन द्वारा काम सूत्र की रचना की गई, ठीक। भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र। महर्षि दंडी द्वारा काव्यदर्श और भामा द्वारा काव्यालंकार। राजशेखर वेरी इंपॉर्टेंट है, काव्य मीमांसा। राजा भोज द्वारा सरस्वती कंठा भरणन, है ना। और आचार्य मम्मट द्वारा काव्य प्रकाश। हेमचंद्र द्वारा काव्यानुशासन। आचार्य विश्वनाथ द्वारा साहित्य दर्पण और जगन्नाथ द्वारा रसगंगा धर की रचना की गई। उसके अलावा शूद्र द्वारा मृच्छकटिकम और विशाखदत्त द्वारा मुद्राराक्षस। भवभूत द्वारा मालती माधवम, ठीक। और अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित्रम। हर्षवर्धन द्वारा प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली की रचना की गई, ठीक। माघ द्वारा किरातुर्जनियम और कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी और कालिदास द्वारा अभियान शकुंतलम की रचना की गई। ये थे आपके लौकिक संस्कृत के कुछ चीज़ें, ठीक। अब देखते हैं पाली भाषा। दूसरा क्या है? देखिए संस्कृत के बाद पाली आई, ठीक। तो पाली 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक चली, ठीक। डेट भी याद रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो पाली है। देखिए अगर देश भाषा की बात करता, देश भाषा, तो पाली हो जाएगा। अगर देव भाषा की बात करेगा तो क्या होगा? संस्कृत, ठीक। अगर देव की बात करेगा, देव मतलब देवताओं की भाषा, तो संस्कृत हो जाएगी। देश भाषा, देश मतलब क्या? देश, है ना। देश की भाषा पाली हो जाएगी, ठीक। देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा सभी उपदेश पाली भाषा में ही दिए गए थे, ठीक। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है कि गौतम बुद्ध द्वारा किस में दिए गए उपदेश हैं, तो किस भाषा में? पाली भाषा में, ठीक। ठीक। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बौद्ध धर्म है उसके साहित्य जो त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक मतलब का 3 पुस्तकों का पिटारा है ना, वो भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। जैसे सुत्त पिटक, इसमें क्या है? गौतम बुद्ध के उपदेश के बारे में लिखा गया है। विनय पिटक के में क्या है? आचार व्यवहार के बारे में। और अभिधम्म पिटक में क्या है? दर्शन से संबंधित, ठीक, रचनाएं हैं। तो ये क्या है? त्रिपिटक। इनको तीनों को मिलाकर हम त्रिपिटक बोलते हैं। तो इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, ठीक। किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में, ठीक। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक। और इसके अलावा दीपवंश और महावंश आदि ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक। अब देखिए संस्कृत भाषा और पाली भाषा के शब्दों में अंतर देख लेते हैं, कैसे कैसे बदलाव आए। देखिए संस्कृत भाषा में अक्षर ऐसे लिखते थे, ठीक, अक्षर। अब इनको पाली भाषा में थोड़ा सरल कर देकर अक्षर, है ना। दूसरा संस्कृत में आर ऐसे लिखते हैं, अब इसको थोड़ा सरल कैसे कर दिया? आर्य, है ना। चक्र को चक्र कर दिया पाली भाषा में। दुख को दुख कर दिया, है ना। क्षेत्र को खेत कर दिया, खेत। मार्ग को मग कर दिया। मोक्ष को मोख कर दिया, है ना। मोक्ष को क्या कर दिया? मोख कर दिया। देखिए यहाँ पे छा को हम देखते हैं कि छा को ये कर दिया ना, आधा का और खा कर दिया, ठीक। सत्य को सच कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से यह आपकी संस्कृत भाषा है और यह आपका क्या है? पाली भाषा है, ठीक। तो इस तरीके से वर्ड क्या हुआ? बदलते चलेगा, ठीक। अब बात करते हैं प्राकृत भाषा की, ठीक। प्राकृत भाषा ये 1 ईस्वी से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, 1 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चलती है, ठीक। अब इसके ईस्वी तक चलती है ना, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी तक, ठीक। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी द्वारा सभी उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए गए थे, ठीक। याद रखेंगे जो महावीर थे
जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हीं के द्वारा सारे उपदेश, जितने भी उपदेश दिए गए वो प्राकृत भाषा में ही दिए गए। उसके अलावा बात करते हैं जैन ग्रंथ, जिन्हें क्या बोलते हैं, आगम साहित्य। जैन ग्रंथ को क्या बोलते हैं हम, आगम साहित्य। इनकी भी रचना प्राकृत भाषा में ही की गई थी। ठीक, अगली बात करते हैं, हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण नाम की एक पुस्तक लिखी। ठीक, किस नाम की, प्राकृत व्याकरण नाम की एक पुस्तक लिखी। ठीक, और हेमचंद्र के अनुसार प्राकृत का जन्म संस्कृत से हुआ। अगर क्वेश्चन आता है कि हेमचंद्र के अनुसार प्राकृत का जन्म कहाँ से हुआ, तो संस्कृत से हुआ। ठीक है, किससे हुआ, संस्कृत। वैसे किससे हुआ, पाली से होना, पहले पाली आई फिर उसके बाद प्राकृत आई ना। तो मगर इन्होंने क्या बताया है हेमचंद्र ने कि इसका जन्म किससे हुआ है, प्राकृत से हुआ। ठीक, मतलब कि संस्कृत से हुआ, ना कि पाली से। ठीक, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिन कहते हैं। किसका, प्राकृत का पाणिन। प्राकृत के पाणिन कौन है, तो हेमचंद्र को। ठीक, अब कुछ रचनाएं देख लेते हैं प्राकृत के में लिखी गई। ठीक, जैसे सर्वसेन द्वारा क्या लिखा गया, हरिविजय। ठीक, प्रवर सेन द्वितीय द्वारा क्या लिखा है, रावण बाहु। ठीक, उदयोतन द्वारा क्या लिखा गया है, कुवलया माला। ठीक, कौतूहल द्वारा क्या लिखा है, लीलावती। और अब्दुल रहमान द्वारा क्या लिखा है, संदेश राशक। वेरी इंपॉर्टेंट, संदेश राशक याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश मतलब क्या होता है, बिगड़ा हुआ। तो अपभ्रंश के बारे में देखते हैं। ये 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक चलता है। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पतन, मतलब कि गिरना, किसी चीज़ का पतन होना, गिरा हुआ या फिर बिगड़ा हुआ, किसी के बिगड़े हुए रूप को हम अपभ्रंश कहते हैं। ठीक, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने, पतंजलि ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए वहाँ से आते आते अपभ्रंश में कितनी ध्वनियाँ बची, 40 ध्वनियाँ। पहले हमने देखा वैदिक में कितनी थी, 52 थी। ठीक, इस तरीके से कम होती चली गई और इसमें एकदम से कम हो गया। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में पूछा जा चुका है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है ना। क्वेश्चन था कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो अगर आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास पूछता है तो किससे हुआ है, अपभ्रंश से। ठीक, किससे हुआ, अपभ्रंश से, याद रखेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपभ्रंश में साहित्य रचना सर्वप्रथम वल्लभी के राजा धरसेन के शिलालेख से मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ से मिलता है, वल्लभी के राजा धरसेन के शिलालेख से। ठीक, और दूसरी चीज़ यह है कि हेमचंद्र ने देसी शब्द संग्रहों नाम से एक कोश नागर अपभ्रंश में लिखा था। देखिए एक कोश क्या होते हैं, जिसमें शब्दकोश बोलते हैं ना उनको, शब्दकोश जिसमें डिक्शनरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, तो इन्होंने देसी शब्द संग्रहों के नाम से लिखा था, जिसे अपभ्रंश का व्याकरण कहा था। उस रचना को क्या बोलते हैं, उस कोश को क्या बोलते हैं, उस डिक्शनरी को क्या बोलते हैं, अपभ्रंश का व्याकरण। ठीक है, देखिए अपभ्रंश के भेद, तो अपभ्रंश के कितने, 7 भेद हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब एक तरफ हम अपभ्रंश लिखेंगे, एक तरफ उनकी भाषाएं, कौन से भाषाएं किस अपभ्रंश में लिखी आती है। ठीक, ये चीज़ें हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश। देखिए सौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, तो पश्चिमी हिंदी, देखिए ये भाषा है हिंदी की, और राजस्थानी। देखिए पश्चिमी हिंदी में आप देखा ब्रज भाषा है ना, बुंदेली और हरियाणवी, इस तरीके की भाषा ना। राजस्थानी में आपने देखा मालवी है ना, मेवाती, जयपुरी, इस तरीके से भाषाएं किसमें लिखी जाती है, सौरसेनी में। एक होता है पैसाची, पैसाची में लहंदा, ये अफगानिस्तान के सब बोली जाती है। ठीक है, और पंजाबी भाषा को हम पैसाची अपभ्रंश में लिखते हैं। ब्राचर, ब्राचर में सिंधी भाषा को लिखाता है। खस, चौथी है खस, खस में पहाड़ी भाषा लिखा, जैसे कुमायूनी और कुमायूनी भाषा ना, जो पहाड़ों पर बोली जाने वाली भाषा है। ठीक, अब उसके बाद महाराष्ट्री लिपि में क्या लिखा, सॉरी महाराष्ट्री अपभ्रंश में क्या लिखा था, मराठी को। अर्धमागधी में क्या लिखा था है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ABC हमने बताया है याद करने के लिए है ना, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किस का अपभ्रंश क्या है, तो अर्धमगधी। ठीक है, मगधी अपभ्रंश में क्या क्या लिखा था, तो बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये सब चीज़ें किसमें, मागधी में लिखा था, क्योंकि ये मगध के करीब था। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, आपको ये याद रखना कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने उत्तरी अपभ्रंश या फिर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था ना। क्वेश्चन पूछेगा कि किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया, तो किसने दिया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। ठीक, अगला है कि भोला शंकर ने अपभ्रंश को अवहट्ट नाम दिया। अगर क्वेश्चन आएगा किसने अपभ्रंश को अवहट्ट कहा, तो किसने कहा, भोला शंकर ने। ठीक, अगला है अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे, हेमचंद्र। ठीक, प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे, हेमचंद्र को प्रथम व्याकरणाचार्य कहा जाता है। ठीक, अब देखिए अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार के बारे में देखते हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक, और यहाँ से क्वेश्चन पूछाते हैं, जैसे स्वयंभू, स्वयंभू इन्हें क्या बोलते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, स्वयंभू को। किस लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पौम चरियु की रचना की।
ठीक। इस ग्रंथ में क्या है, राम जी के जीवन पर राम कथा लिखा गया। ठीक, इसमें राम जी के जीवन पर उन्होंने राम कथा लिखा, जिसका नाम क्या है, पांचजन्य। अब देखिए, इन्होंने राम जी के बारे में लिखा और वाल्मीकि ने भी रामायण लिखा था। ठीक, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि, क्योंकि इन्होंने पांचजन्य जो लिखा है वो राम जी के ऊपर लिखा है। ठीक। अगला है पुष्पदंत। इन्हें हम कृष्ण काव्य का प्रणेता कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, कृष्ण काव्य का प्रणेता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं। ठीक, इसीलिए इनको हम कृष्ण काव्य का प्रणेता भी कहते हैं। देखिए, इनकी रचनाएं जो हैं, महापुराण है, ठीक, राय कुमार चरिऊ है और जसहर चरिऊ है। ठीक, जो राय कुमार चरिऊ है, इसमें कामदेव के पुत्र नाग कुमार का वर्णन किया गया है। कामदेव के जो पुत्र थे नाग कुमार, ठीक, उनका वर्णन इसमें किया गया था, है ना, नाग कुमार का। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए, अगला है धनपाल जी। धनपाल के बारे में देखिए, इनकी रचना है का भविष्यत कहा, है ना, जिसको हम भविष्य दत्त कथा भी कहते हैं। ठीक, को अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कहा था। किसको कहा था, भविष्यत कहा को अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कहा जाता है। ठीक, अगला है और रचनाकार हैं, जो एक कुल्लाभ है, इनकी रचना है ढोला मारूरा दूल्हा विरह, है ना, ये याद रखेंगे। एक है जिनदत्त सूरी, इनकी रचनाएं हैं उपदेश रसायन, रास नृत्य गीत, रास काव्य, ठीक, रस काव्य, ठीक, इनकी रचनाएं। अब देखते हैं अवहट्ट के बारे में। अवहट्ट के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये अपभ्रंश से मिला जुला हुआ था ना, ये 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक चला था। अपभ्रंश के ही परिवर्ती रूप को अवहट्ट कहा जाता है। ठीक है ना, ये अपभ्रंश और अवहट्ट एक ही जैसे थे। ठीक, एक ही में मिलजुल के रहते थे। ठीक, अगला है अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो याद रखेंगे विद्यापति ने। किसमें, कीर्तिलता में। ठीक, और विद्यापति के बारे में और आपको चीज़ बता दें कि इन्हें हम मैथिल कोकिल कहते हैं। मैथिल कोकिल और जयदेव बोलते हैं ना, मैथिल कोकिल और जयदेव बोलते हैं। ठीक, जयदेव, और इन्हें प्रथम गीतकार कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे ये चीज़ें इनके बारे में। ये पहली चीज़ क्या है कि ये प्रथम गीतकार हैं। हिंदी का प्रथम गीतकार किसे कहते हैं, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं और जयदेव भी कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप याद रखना। चलिए, अगला देखते हैं। अब देखिए, अब अवहट्ट की बात क्या आ गई, हिंदी आ गई। हिंदी कब से कब तक, 1100 से अब तक चल रही है ना हिंदी। देखिए, हिंदी एक फारसी भाषा शब्द है। ठीक, आधुनिक हिंदी के जन्मदाता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ठीक, और हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई के, कि हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक, क्योंकि आप अभी हम बताएंगे आपको कैसे। ठीक, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, खड़ी बोली। ठीक, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, खड़ी बोली। तो इसके बारे में देखेंगे। देखिए, पुरानी हिंदी, ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न जबान को क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा किससे किससे मिलित है, तो पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से। ठीक, जैसे हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे हम उर्दू भाषा का यूज करते हैं, हिंदी भाषा का और अंग्रेजी भाषा का, तीनों भाषाओं को मिक्स करके हम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी भाषा। तो पूछेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपीएसआई 2017 में। ठीक, अगला है प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप क्या कहलाता है, मानक भाषा। तो मानक भाषा क्या है, प्रयोग की दृष्टि से आदर्श रूप। ठीक, अगला देखते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक, अगर हिंदी के बारे में पूछता है हिंदी क्या है, तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, तो आपको राजभाषा लगाना। ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है क्या, कि हिंदी को क्या दर्जा देना चाहते हैं ना, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, तो क्या राजभाषा। क्यों, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान में से राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक, तो इसलिए हम इसको राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे। देखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर क्या मानते हैं, पृथ्वी दिवस, हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये लिख के रख लो, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा क्या, कि 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। ठीक, और एक चीज़ और, कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। ठीक, किस लिए मनाते हैं इसके बारे में बता दें, क्योंकि देखिए, जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया था। कहाँ पे, नागपुर में इसका आयोजन किया गया था। कौन सा, इसका प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का। इसीलिए 10 जनवरी को ही हम विश्व हिंदी दिवस मनाने लगे। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर। पहली राजभाषा आयोग कब गठित किया, 1955 में। अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर जी। चलिए, संविधान में राजभाषा का वर्णन भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351
तक किया गया है। ठीक, और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख भी किया गया है। ठीक, और देखिए हिंदी भाषी राज्य कितने हैं टोटल 10। कहाँ कहाँ हिंदी बोली जाती है, ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी में पूछा गया था। तो इनमें से 3 आपको ये राज्य दे देंगे, एक कोई अलग से दे देंगे जहाँ पर नहीं बोली जाती। ठीक, तो इनको देख लेंगे कहाँ कहाँ बोला था आपके, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, ठीक, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, और इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। तो टोटल कितने हो गए 10 राज्य ना, 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। ठीक, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं या मिलेंगे भी। ठीक, तो आपको हमारी वीडियो आज कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और आपके लिए हमें क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, आपको उसका कमेंट करके बताना है। ठीक, कि खड़ी बोली का जनक किसको बोलते हैं, खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, खड़ी बोली का जनक किसको कहा जाता है, उनके बारे में बताइए। ठीक, मतलब खड़ी बोली के पिताजी किसको कहते हैं, तो उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना है। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें।